हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विकास और आप देख रहे हैं पाईफाई लर्निंग। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस की थी साइकोमेट्रिक प्रोसेसेस। 8 साइकोमेट्रिक बेसिक प्रोसेस थी, वो हमने डिस्कस कर ली थी। अब आगे पढ़ते हैं। इसमें आज हम डिस्कस करेंगे 2 फैक्टर। कौन कौन से? एक तो सेंसिबल हीट फैक्टर और दूसरा बाईपास फैक्टर। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे सेंसिबल हीट फैक्टर के बारे में, उसके बाद बाईपास फैक्टर के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले एक बार इसको हटा देते हैं। ओके, तो सेंसिबल हीट फैक्टर को शॉर्ट फॉर्म में SHF भी लिख सकते हैं। देखो, इसकी डेफिनेशन तो बहुत सिंपल है। क्या है? इट इज द रेशियो ऑफ, पहले डेफिनेशन ही लिख लेते हैं। इट इज द रेशियो ऑफ सेंसिबल हीट टू द टोटल हीट। सेंसिबल हीट एंड टोटल हीट का जो रेशियो है उसी को कहते हैं हम सेंसिबल हीट फैक्टर। अब ये आता कैसे है और क्या है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। तो हमने जो बेसिक साइकोमेट्रिक प्रोसेसेस डिस्कस की है उसमें से 3 प्रोसेस उठाएंगे। 3 प्रोसेस कौन कौन सी? पहली प्रोसेस हम उठाएंगे कौन सी? सिंपल सेंसिबल हीटिंग वाली। सेंसिबल हीटिंग। अगर सेंसिबल हीटिंग होगी तो साइकोमेट्रिक चार्ट पे हम इसको कैसे डिनोट करते थे? साइकोमेट्रिक चार्ट पे सेंसिबल हीटिंग को सिंपली ये प्रोसेस होती थी इस डायरेक्शन में। और दूसरी प्रोसेस उठाएंगे ह्यूमिडिफिकेशन की। ह्यूमिडिफिकेशन वाली प्रोसेस जो थी उसमें सेंसिबल हीट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा था। मींस उसमें ये हो रहा था, टेम्परेचर सेम था बट जो है वो W की वैल्यू इंक्रीज हो रही थी। तो ये प्रोसेस हुई आपकी ह्यूमिडिफिकेशन। थर्ड प्रोसेस इसमें जो हम देखने वाले हैं वो है आपकी हीटिंग एंड ह्यूमिडिफिकेशन। अब हीटिंग भी हो रही है और ह्यूमिडिफिकेशन भी, यानी कि पहले वाली और दूसरे वाली को दोनों को ऐड कर दिया है थर्ड प्रोसेस में, जो आपने लास्ट में पढ़ी भी थी लास्ट क्लास में। इस डायग्राम को थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं, ये हमारे थोड़े से काम का है ज्यादा। ओके, तो हीटिंग एंड ह्यूमिडिफिकेशन जो प्रोसेस होगी वो ऐसे होगी। सपोज कर लेते हैं ये 1 पॉइंट है और ये पॉइंट आपका 2 पॉइंट है। अब आप चेक भी कर सकते हो, इस पॉइंट पे क्या है? W2 और इस पॉइंट पे क्या है? यहां पर W1। और आपको पता है इस डायरेक्शन में W इंक्रीज होता है और इस डायरेक्शन में dBT इंक्रीज होता है। तो W2 ग्रेटर देन W1 है। W2 यहां पर आप लिखना चाहो तो लिख भी सकते हो, W2 ग्रेटर देन W1। W2 ग्रेटर देन W1 का मतलब क्या हुआ? ह्यूमिडिफिकेशन। और टेम्परेचर भी आप चेक कर सकते हो। इस पॉइंट पे टेम्परेचर T1 है और इस पॉइंट पे टेम्परेचर T2 है एंड T2 इज ग्रेटर देन T1। इस डायरेक्शन में इंक्रीज होता है तो T2 इज ग्रेटर देन T1, और T2 अगर ग्रेटर देन T1 है तो इसका मतलब हीटिंग भी हुई है। तो ये प्रोसेस आपकी कौन सी है? हीटिंग एंड ह्यूमिडिफिकेशन। ओके, तो अब अगर ये दोनों प्रोसेस मिला के ये प्रोसेस आती है तो ये भी मिला के यही आनी चाहिए। तो हम ये कह सकते हैं कि सेंसिबल हीटिंग जो हो रही थी, सपोज कर लेते हैं ये अनदर पॉइंट है, ये 1 पॉइंट से स्टार्ट हुई, ये 3 पॉइंट पे पहुंची और 3 पॉइंट पे पहुंचने के बाद ये 2 पॉइंट तक यहां पे गई। 1 2 3, 3 2 2। तो 1 to 2 जो प्रोसेस है इसको 2 स्टेप में कर सकते हैं। पहले सिर्फ सेंसिबल हीटिंग क्या आएगी? सिंपल, जहां पर W चेंज ना हो, स्ट्रेट लाइन आएगी। पहले सेंसिबल हीटिंग में ये 3 पॉइंट आया। फिर 3 to 2 कौन सी आएगी? ह्यूमिडिफिकेशन। हीटिंग एंड ह्यूमिडिफिकेशन एक साथ हो रही है 1 to 2 में, और हम अलग अलग कर रहे हैं। 1 to 3 हमने कर दी सिर्फ हीटिंग, सेंसिबल हीटिंग जिसमें W चेंज नहीं हुआ, और फिर ह्यूमिडिफिकेशन कर दी 3 to 2। ये जो प्रोसेस है इसमें कर दी हमने ये वाली सेकंड वाली प्रोसेस, ह्यूमिडिफिकेशन। तो यहां पर सिर्फ ह्यूमिडिटी चेंज हुई है, टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ है। ओके, तो अब यहां पर मैंने आपको बताया था कि यहां पर क्या होता है? एंथैल्पी का ग्राफ होता है, इस टाइप से एंथैल्पी का स्केल होता है। तो जो स्केल होता है इस पॉइंट
यहां पर इसको प्रोजेक्ट करेंगे और इस पॉइंट पे जो इंथैल्पी आएगी उसको लिख लेंगे H1। इस पॉइंट की इंथैल्पी को H1 लिख लेंगे और इस पॉइंट की इंथैल्पी को क्या लिख लेंगे H2। 2 पॉइंट की इंथैल्पी और 3 पॉइंट की इंथैल्पी को लिख लेंगे हम H3। तो ये इंथैल्पी आ गई हमारे पास 1 पॉइंट की भी, 2 पॉइंट की भी और 3 पॉइंट की भी, तीनों की इंथैल्पी। अब आप ये कह सकते हो कि 1 2 3 जो प्रोसेस हुई, 1 2 3 प्रोसेस में सिर्फ हीटिंग हुई, तो 1 2 3 जो इंथैल्पी में डिफरेंस आएगा वो सेंसिबल हीट आएगा या नहीं आएगा? ये वाली वैल्यू क्या आएगी? सेंसिबल हीट। ये यहां से H3 माइनस H1 जो वैल्यू आएगी वो आएगी सेंसिबल हीट, क्योंकि 1 2 3 प्रोसेस में W चेंज नहीं हुआ है, सिर्फ हीट दी है आपने। फिर जो सेकंड प्रोसेस हुई है 3 to 2 जो प्रोसेस हुई है, इसमें टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ है। क्या चेंज हुआ है? स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। और स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी कहां से आई? लेटेंट हीट से। स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी इंक्रीज हुई है तो वाटर जो है लेटेंट हीट लेके वेपोराइज होके एयर में गया है। तो वो हीट जो आपने दी वो कहां गई? लेटेंट हीट में। टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ है, सिर्फ फेज चेंज हुआ है। तो यहां से यहां तक जो हुआ वो हुआ लेटेंट हीट वाला पार्ट। और इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक जो टोटल आएगा दोनों का सम, उसको कहेंगे टोटल हीट। इसको कहेंगे टोटल हीट। ये हमने सिर्फ समझने के लिए बनाया था, इसकी जरूरत नहीं है, सिर्फ समझने के लिए बनाया था ये। तो ये आपको चाहिए, सिर्फ ये वाला डायग्राम मेन है, आपको यही चाहिए। तो अब सेंसिबल हीट फैक्टर किस किस का रेशो है? सेंसिबल हीट फैक्टर इज द रेशो ऑफ सेंसिबल हीट टू दी टोटल हीट। अब यहां पर यह भी लिख लेते हैं कि सेंसिबल हीट की वैल्यू क्या होगी और टोटल हीट की वैल्यू क्या होगी। तो पहले ये डायग्राम हमारे काम के नहीं है, तो इसको हटा देते हैं एक बार हम। ओके, तो सेंसिबल हीट की वैल्यू क्या आएगी? सेंसिबल हीट इस पॉइंट से इस पॉइंट तक है, 1 से लेके 3 तक। तो H3 माइनस H1 जो आएगी वो सेंसिबल हीट आएगी। तो H3 माइनस H1 ये सेंसिबल हीट। और लेटेंट हीट की वैल्यू क्या आएगी? इस 3 पॉइंट से लेके 2 पॉइंट तक लेटेंट हीट है ये वाली, कौन सी? H2 माइनस H3। H2 माइनस H3 ये हुई आपकी लेटेंट हीट। और टोटल हीट मतलब 1 पॉइंट से लेके 2 पॉइंट तक टोटल हीट क्या आएगी? H2 माइनस H1। दिस इज इक्वल टू H2 माइनस H1। तो सेंसिबल हीट फैक्टर को आप ऐसे भी लिख सकते हो, और दूसरा अगर आपके पास पॉइंट्स है, यहां से पॉइंट्स है, तो यहां से हम लिख सकते हैं सेंसिबल हीट फैक्टर इज इक्वल टू, सेंसिबल हीट का मतलब H3 माइनस H1, इस जगह पे H3 माइनस H1, और टोटल हीट का मतलब H2 माइनस H1। तो ये सेंसिबल हीट फैक्टर। या दूसरी फॉर्म में और लिख सकते हो आप इसको। दूसरी फॉर्म में कैसे लिख सकते हो? मैंने आपको बताया कि टोटल हीट जो है, टोटल हीट की वैल्यू क्या है? सेंसिबल हीट प्लस लेटेंट हीट। टोटल हीट की वैल्यू क्या है? सेंसिबल हीट प्लस लेटेंट हीट। तो सेंसिबल हीट फैक्टर जो आया है इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, सेंसिबल हीट डिवाइड बाय टोटल हीट। और टोटल हीट को कैसे लिख सकते हैं? सेंसिबल हीट प्लस लेटेंट हीट। तो ये हुआ आपके पास सेंसिबल हीट फैक्टर। तो अभी हमने ये पढ़ा सेंसिबल हीट फैक्टर, इसके बाद हम पढ़ेंगे अभी बाईपास फैक्टर। अब देखते हैं सेकंड फैक्टर, कौन सा? बाईपास फैक्टर। अब बाईपास फैक्टर क्या होता है इसको समझने के लिए पहले हम एक हीटिंग कॉइल बना लेते हैं। पहले हमने बना ली एक हीटिंग कॉइल। सपोज करो यहां से 1 पॉइंट पे एंट्री हो रही थी एयर की, और जो 1 पॉइंट पे एंट्री थी उस टाइम पे जो टेम्परेचर था T1 इक्वल टू, मान लेते हैं, सपोज कर लेते हैं, ये था आपके पास 20 डिग्री सेंटीग्रेड। ये था 20 डिग्री सेंटीग्रेड। और हीटिंग कॉइल जो है, हीटिंग कॉइल हीट करनी है, हमें हीट करना है। इसका टेम्परेचर सपोज कर लेते हैं, इसका टेम्परेचर है T3। हम मान लेते हैं इसका टेम्परेचर है T3, और ये टेम्परेचर है आपका, सपोज कर लेते हैं, लेट ये है 50 डिग्री सेंटीग्रेड। और उसके बाद यहां पर 2 पॉइंट पे एयर आपकी बाहर जा रही है, 2 पॉइंट पे एयर बाहर निकल रही है,
और बाहर निकलने के बाद जो T2 टेम्परेचर हुआ वो 50 नहीं हुआ, वो कितना रह गया? लेट्स सपोज दिस इज 40 डिग्री सेंटीग्रेड, ये रह गया आपके पास 40 डिग्री सेंटीग्रेड। एयर I-20 पे हीटिंग कॉइल आपको हीट करना था 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक, और हुआ कहां तक? 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक। तो ऐसा क्यों हुआ? देखो ऐसा इसलिए हुआ कि बहुत सारी एयर तो कॉइल के ऊपर से गई और कुछ एयर जो है वो साइड से गई, इसको बोलते हैं बाईपास। वो एयर आपकी बाईपास कर गई, साइड से चली गई, और उस एयर का टेम्परेचर 20 ही रहा, 20 यहां पर रहा, और कुछ एयर का टेम्परेचर 50 हो गया, और दोनों का मिला के लास्ट में हमें 2 पॉइंट पे मिला 40 डिग्री सेंटीग्रेड। बाईपास फैक्टर काउंट करता है कि कितनी एयर आपकी बाईपास हो गई, यहां से कॉइल से बाईपास कितनी एयर हो गई। तो बाईपास फैक्टर होगा डिफरेंस इन कॉइल टेम्परेचर एंड लिविंग एयर टेम्परेचर डिवाइड बाय डिफरेंस इन कॉइल टेम्परेचर एंड एंटरिंग एयर टेम्परेचर, या ये कह सकते हो बाईपास फैक्टर इज द रेशियो ऑफ डिफरेंस इन कॉइल टेम्परेचर एंड लिविंग एयर टेम्परेचर टू द डिफरेंस इन कॉइल टेम्परेचर एंड एंटरिंग एयर टेम्परेचर। तो यहां पर आप चेक करोगे बाईपास फैक्टर, तो इस जगह पे बाईपास फैक्टर की वैल्यू आएगी, देखो डिफरेंस इन कॉइल टेम्परेचर एंड लिविंग एयर टेम्परेचर। अब ये ज्यादा है, सॉरी ये लिविंग एयर टेम्परेचर 40 है और कॉइल टेम्परेचर कितना है? 50 है। तो कॉइल टेम्परेचर ज्यादा है तो हम यहां पर लिखेंगे T3 माइनस T2। T3 आपका कॉइल टेम्परेचर हो गया और T2 आपका लिविंग एयर टेम्परेचर हो गया, डिवाइड बाय डिफरेंस इन कॉइल टेम्परेचर एंड एंटरिंग एयर टेम्परेचर। कॉइल टेम्परेचर है T3, ये ज्यादा है, और T1 कम है, तो कॉइल टेम्परेचर और एंटरिंग एयर टेम्परेचर का डिफरेंस क्या आएगा? T3 माइनस T1, ये आपके पास आया बाईपास फैक्टर की वैल्यू। तो बाईपास फैक्टर सिंपली ये बताता है कि आपकी एयर कितनी बाईपास हुई, कॉइल से कितनी बाईपास हुई। अब जैसे इफिशियंसी इसका उल्टा होती है। इफिशियंसी ये कहती है कि कितनी जो एयर है वो कॉइल से गई। इफिशियंसी क्या बताती है? कि कितनी एयर आपकी कॉइल से गई। इफिशियंसी क्या होती है? आउटपुट बाय इनपुट। आउटपुट आपको क्या मिल रहा है? आउटपुट मिल रहा है T2, लेकिन सिर्फ T2 को आउटपुट नहीं कहेंगे, टेम्परेचर डिफरेंस जो आउटपुट मिल रहा है वो कहेंगे हम। क्या है आउटपुट? टेम्परेचर डिफरेंस T2 माइनस T1। T2 हमें मिल रहा है और T1 पे हमने एंट्री की थी, तो T2 माइनस T1 हो गया आउटपुट। तो T2 माइनस T1 आ जाएगा, और नीचे इनपुट। इनपुट का मतलब है कि हमने यहां पर T3 चाहिए था, हमें क्या चाहिए था? T3। तो इनपुट टेम्परेचर डिफरेंस क्या कहेंगे हम? कॉइल टेम्परेचर और इनलेट एयर का जो टेम्परेचर है उसका डिफरेंस होगा, वो इनपुट टेम्परेचर डिफरेंस होगा। दिस इज T3 माइनस T1, इस कॉइल का टेम्परेचर माइनस इनलेट एयर का टेम्परेचर, क्योंकि हमने तो आउटपुट इसको इनपुट हमने T3 दिया था। हम चाहते थे कि 50 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाए T2 टेम्परेचर, बट हमारा हुआ कितना? 40। तो हमने इनपुट तो ये दिया था कि 50 होना चाहिए, टेम्परेचर डिफरेंस कितना आना चाहिए इनपुट में? 50 माइनस 20, लेकिन हमें एक्चुअल में जो मिला वो मिला 40 माइनस 20। तो दिस डिफरेंस डिवाइड बाय दिस डिफरेंस, इसको ही कहेंगे हम इफिशियंसी। ये इफिशियंसी ऑफ कॉइल हो गई। अब खास बात यह है कि बाईपास फैक्टर और इफिशियंसी में जो रिलेशन है वो कैसे है? आप दोनों को ऐड कर दो, बाईपास फैक्टर प्लस इफिशियंसी, अगर आप दोनों को ऐड करोगे, देखो नीचे इसमें भी और इसमें भी दोनों में सेम है, डिनोमिनेटर सेम है, तो आप एलसीएम लोगे तो क्या आएगा? T3 माइनस T1 ही एलसीएम आएगा। और ऊपर देखो इसमें क्या है? T3 माइनस T2, यहां पर है T3 माइनस T2 प्लस ये वाला हो जाएगा, क्योंकि प्लस कर रहे हो तो T2 माइनस T1, T2 माइनस T1। देखो T2 से ये T2 कैंसिल हो जाएगा क्योंकि यहां माइनस का है और यहां प्लस का है, तो ऊपर आपके पास बचा T3 माइनस T1, और नीचे भी क्या है आपके पास? T3 माइनस T1। तो ये वैल्यू 1 के इक्वल आ जाएगी। तो यानी कि बाईपास फैक्टर प्लस इफिशियंसी की वैल्यू 1 हो जाएगी। यानी कि आपको सिंपली समझ में आ रहा है इफिशियंसी का मतलब क्या है, कि इफिशियंसी कितना आपको आउटपुट मिल रहा है। और बाईपास फैक्टर इफिशियंसी का उल्टा हो गया, यानी कि अगर इफिशियंसी की वैल्यू 70% आती है तो बाईपास फैक्टर की वैल्यू कितनी आएगी? 30%, क्योंकि बाईपास फैक्टर आपको यह बताता है कि कितनी एयर आपकी
बाईपास हुई। अब इसको, इस डायग्राम इसको हम बना लेते हैं इस पे, कौन से पे, साइकोमेट्रिक चार्ट पे, क्योंकि हम साइकोमेट्रिक पढ़ रहे हैं और साइकोमेट्री में सब कुछ साइकोमेट्रिक चार्ट पे बनेगा। अब ये W इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में DBT, ड्राई बल्ब टेम्परेचर। तो यहां से हमने जो पॉइंट यहां पे से स्टार्ट की हीटिंग स्टार्ट की, तो ड्राई बल्ब टेम्परेचर इंक्रीज होगा 1 पॉइंट पे एंट्री और हमें मिली एयर 2 पॉइंट पे, और जो 3 पॉइंट था ये यहां पर था, ये 3 पॉइंट था, तो हमें 3 पॉइंट पे नहीं मिला, हमें मिला 2 पॉइंट पे। तो ये कंसेप्ट हुआ आपका बाईपास फैक्टर का। अब इसमें आप ये भी कह सकते हो कि सर अगर हीटिंग कॉइल की जगह कूलिंग कॉइल होती, हीटिंग कॉइल की जगह कूलिंग कॉइल होती तब क्या होता? तो हम इसको चेंज कर लेते हैं, यहां पर हीटिंग कॉइल की जगह कूलिंग कॉइल लिख लेते हैं। और कूलिंग कॉइल का टेम्परेचर अगर ये 20 है तो ये कम होना चाहिए, सपोज कर लेते हैं ये टेम्परेचर आपने लिया है, कूलिंग कॉइल का टेम्परेचर सपोज कर लेते हैं 5 डिग्री सेंटीग्रेड लिया है। ये कितना लिया है? 5 डिग्री सेंटीग्रेड। बट आपको यहां पर 5 नहीं मिलेगा, आपको पता है इसके और इसके बीच में कुछ वैल्यू मिलेगी। सपोज कर लेते हैं यहां पर आपको 10 मिल गया, यहां पर 5 नहीं मिला, आपको 10 डिग्री सेंटीग्रेड मिला। अब फॉर्मूला यही रहेगा, ये जो बाईपास फैक्टर की डेफिनेशन है वो वही रहेगी। अब देख लेते हैं बाईपास फैक्टर क्या होगा। बाईपास फैक्टर इस कंडीशन में, बाईपास फैक्टर की वैल्यू, डिफरेंस इन कोयल टेम्परेचर एंड लिविंग एयर टेम्परेचर ऊपर आएगा। देखो कोयल टेम्परेचर कितना है 5 और लिविंग एयर टेम्परेचर है 10। अब ये ज्यादा है तो ऊपर यहां पर क्या लिखेंगे, T2 माइनस ये T3 डिवाइड बाय क्या है, डिफरेंस इन कोयल टेम्परेचर एंड एंटरिंग एयर टेम्परेचर, यानी कि T1 और T3 का डिफरेंस। बट जो वैल्यू ज्यादा है उसको पहले लिखेंगे, T1 माइनस T3। ये आपके पास आया कौन सा बाईपास फैक्टर यहां पे। अब इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है? अगर आप ध्यान से देखोगे दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, अगर आप ध्यान से देखोगे दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। बस क्या हुआ है, अगर यहां माइनस से मल्टीप्लाई कर दे और नीचे भी माइनस से मल्टीप्लाई कर दें तो वही आ जाएगा। आप करके देख सकते हो, ऊपर भी माइनस से मल्टीप्लाई कर दो और नीचे भी माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, तो बाईपास फैक्टर की वैल्यू जो माइनस का है यहां पर वो प्लस का हो जाएगा और जो प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा। तो T3 जो है माइनस का था पहले, अब प्लस का T3 हो जाएगा, और ये T2 प्लस का था तो माइनस T2 हो जाएगा, और यहां पे T3 माइनस का था तो T3 प्लस का हो जाएगा, और T1 प्लस का था तो ये माइनस T1 हो जाएगा। क्या वही नहीं आ गया? ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम है क्या? वही टेम्परेचर। देखो T3 माइनस T2, यहां भी T3 माइनस T2 डिवाइड बाय T3 माइनस T1, T3 माइनस T1। तो यही रहेगा बाईपास फैक्टर का फॉर्मूला, यही रहेगा चाहे आपकी हीटिंग कॉइल हो या कूलिंग कॉइल हो। तो ये बाईपास फैक्टर के बारे में हमने पढ़ा है। अब इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि इफेक्टिव बाईपास फैक्टर हम कैसे निकालेंगे। अगर 2 कॉइल गिवन हो तो उनका इफेक्टिव बाईपास कैसे होगा। तो ये बाईपास फैक्टर के बारे में हमने पढ़ लिया। आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।